So guys, let's start with our new topic, that is force. Force is a vector quantity. Again, क्योंकि force is equal to mass into acceleration. जो बेसिक फॉर्मूला है आपका फोर्स का, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड इट गिव्स यू बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी. कहते हैं देयर मस्ट बी अ फोर्स. कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग तो वहाँ पे होती है एक नेट फोर्स. नेट फोर्स में क्या आ जाती है आपके पास? अनबैलेंस्ड फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है फॉर द ऑब्जेक्ट to change its velocity, either magnitude or direction, or to accelerate. In simple words, basically एक book है, it is lying on the table. आपने क्या किया है? आपने उसको पुश किया ताकि वो नीचे गिर जाए, पर while pushing आपकी थोड़ी सी फोर्स लगी. फोर्स क्यों लगी? बिकॉज जो टेबल के ऊपर फ्रिक्शन थी ना, वहाँ पे भी एक फोर्स एक्ट हो रही थी जो उस बुक को मूव नहीं करने दे रही थी. पर जो आपकी फोर्स थी दैट वॉज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये क्या होगी? दोनों डिफरेंट फोर्सेस, और आपकी जो फोर्स थी वो ज़्यादा होगी, तो ये क्या होगी? आपकी नेट फोर्स जो थी अनबैलेंस्ड फोर्स, जो एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही थी ताकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए एंड आइदर उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और वो एक्सेलरेट कर जाए. सो दिस वॉज योर फोर्स. देन सम कॉमन फोर्सेस जो हैं वो हैं कांस्टेंट फोर्स. सबसे पहले जो आती है, अगेन जो हमने सेम एग्जांपल ली थी वैसी ही कुछ एग्जांपल यहाँ पे है. एक बॉडी है A, दैट इज़ इन कॉन्टेक्ट विद B. अब जो A है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट B पे. देन जो B है वो भी एक्सर्ट क्या कर रहा है? फोर्स ऑन A. अब ये जो फोर्सेस हैं दीज आर कॉन्टेक्ट फोर्सेस. कहते हैं जो पुश और पुल कोई भी इंसान जो करता है, या फिर जो फोर्स बाय विंड लगती है, जो फोर्स बाय वेट लगती है ऑन द हेड ऑफ पोर्टर, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन एंड स्ट्रिंग वगैरह वगैरह, ये सारी क्या है? एग्जाम्पल कॉन्टेक्ट फोर्सेस की. जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो क्या है? पुलिंग ऑफ अ ट्रॉली बाय अ कूली. अब जो कूली है एक ट्रॉली को पुल कर रहा है, तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसकी होगी? कॉन्टेक्ट फोर्स की, कांस्टेंट फोर्स, सॉरी. देन पुलिंग ऑफ अ कार्ट बाय अ हॉर्स. एक जो घोड़ा गाड़ी है उस पर जो घोड़ा होता है आगे, वो गाड़ी को पीछे से खींचता है, दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट फोर्स. देन कम्स पुशिंग ऑफ अ डोर टू क्लोज इट. दरवाजे को बंद करना, वो भी कांस्टेंट फोर्स है. देन स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग बाय सस्पेंडिंग अ लोड. एक स्प्रिंग है जिससे फॉर एग्जांपल जो हमारे LPG सिलेंडर्स होते हैं, जब हम उसका वेट चेक करवाते हैं तो एक वो स्प्रिंग होता है जिसके अराउंड जो LPG वेंडर्स होते हैं उसे टाई करते हैं, ऊपर पुल कर देते हैं. तो ये क्या हो गया? उसके ऊपर आपने लोड डाला और जो आपका स्प्रिंग था वो स्ट्रेच हो गया बाय सस्पेंडिंग अ लोड, एक लोड पकड़ने के बाद. तो ये किसकी एग्जांपल होगी? कांस्टेंट फोर्स की. देन द स्क्वीजिंग ऑफ अ गम ट्यूब टू एक्सट्रैक्ट द गम. अभी एक जो गम ट्यूब होती है, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, ये सभी बच्चों ने ट्राई किया होगा. जब गम खत्म हो जाती है तो आप उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं ताकि गम बाहर आए, तो ये भी एक कांस्टेंट फोर्स की एग्जांपल है. देन कम्स इलास्टिक रिकॉइल. इलास्टिक रिकॉइल क्या है? सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ सॉलिड आइटम्स होगी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एज अपोज टू लिक्विड एंड गैसेस. मतलब ये चीज़ लिक्विड और गैसेस में नहीं होती है. कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हो गए, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक स्प्रिंग के एग्जांपल. तो उसमें क्या होता है? आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या फिर रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, तो जब आप उसको छोड़ते हैं वो अपनी अगेन वापस शेप में आ जाता है. तो ये थी कुछ एक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. दिस इज नोन एज इलास्टिक रिकॉइल. अपनी शेप को फिर से रीगेन कर लेना, दैट इज नोन एज इलास्टिक रिकॉइल. ये आपको ना लिक्विड में मिलता है ना गैसेज में ऐसा काम होता है. देन कहते हैं जब हम किसी भी सॉलिड को पुश करते हैं इट बैक, तो the plank exerts an upward force against the hand because the hand is changing the shape of the board. The floor pushes up and our weight pushes down it because our weight changes its shape. अब क्या होता है? बेसिकली जब हम वॉक करते हैं तो हम प्रेशर डालते हैं अपने पैरों से ऑन द फ्लोर. ओके, तो जो हमारा फ्लोर है उसकी शेप नहीं चेंज होती है, वो बैक हम पे फोर्स लगाता है जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं. इस तरीके से जो बैलून हो गया, इफ़ यू प्रेस अ बैलून, तो हमारी जो फिंगर है एकदम बाउंस बैक होती है बिकॉज वो अपनी अगेन से फिर से वही शेप रीगेन करना चाहता है बैलून. ओके, तो ये होगी इलास्टिक रिकॉइल की अनदर एग्जाम्पल. देन कम्स टेंशन. टेंशन बेसिकली ये एक स्पेशल फॉर्म है इलास्टिक रिकॉइल की. क्या होता है टेंशन? जब हम किसी भी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं इट कम्स इन टेंशन. टेंशन का मतलब है कि वो स्ट्रेच्ड पोजीशन में आ गया, तो उसको हम बोल देते हैं टेंशन. तो दिस इज योर टेंशन. देन कम्स
हमारे पास कुछ स्प्रिंग स्केल्स भी होते हैं दैट मेजर टेंशन. बेसिकली जो एलपीजी वेंडर्स जो यूज़ करते हैं स्केल फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ अ सिलेंडर, तो वो भी आपके स्प्रिंग स्केल्स ही होते हैं दैट मेजर द टेंशन ऑन द स्प्रिंग कैरिंग एलपीजी सिलेंडर. ओके, सो देन कम्स कंप्रेशन. कंप्रेशन एक अनदर एग्जाम्पल है किसकी? फोर्स की. अब ये टेंशन के ऑपोजिट होता है. एक विंडो पोल को पुश करना, शॉर्टन द पोल अ लिटिल एंड द पोल पुशेस बैक. एक और एग्जाम्पल, द बेंडिंग बोर्ड exerts its recoil because its upper surface is compressed and its lower surface is tensed. अगर आप एक एग्जाम्पल लें एक बोर्ड की, तो जब आप उसको फोल्ड करेंगे इन द सेंटर, तो जो आपका बोर्ड होगा वो बाउंस बैक करेगा. बाउंस बैक क्यों करेगा? क्योंकि जो उसकी ये अपर सरफेस है दैट इज़ कंप्रेस्ड, उसको हम स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो उसकी लोअर सरफेस है दैट इज़ टेंस्ड. तो ये एक आपकी एग्जाम्पल होगी कंप्रेशन की. देन कम्स टू बायोएंसी. बायोएंसी टाइप जो फोर्स है वो यूज़ होती है ज़्यादातर सी में. सी की जो समुद्री जहाज़ होगी, जैसे आपके बोट्स होगी, शिप्स हो गई, ये सब में यूज़ होती है. कोई भी एनीथिंग सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड और गैस एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स. जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में डाली जाती है तो उसको एक अपवर्ड फोर्स फील होती है. ओके, जब आप व्हेन अ रॉक अंडर वाटर फील्स लाइटर देन द सेम रॉक इन द एयर इफ द बायोएंसी इज ग्रेटर देन द वेट एज फॉर अ कॉक अंडर द वाटर और a helium filled balloon in the air, the object rises. अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? अगर जो बायोएंसी है वेट से ज़्यादा है, वेट किसका? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर बायोएंसी से कम है, तो उस केस में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है ऊपर फ्लोट करनी स्टार्ट हो जाएगी. ओके, होता क्या है बेसिकली जो शिप्स वगैरह हैं उनकी एज़ कम्पेयर टू बायोएंसी उनका जो वेट होता है वो काफ़ी लाइट होता है. ओके, क्योंकि उनका डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है ताकि वो ऊपर आराम से फ्लोट कर सकें. होता क्या है, जो बायोएंसी है वो एंड ग्रेविटी है वो दोनों इक्वल हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करती है. ओके, देयर कम्स विस्कस ड्रैग. विस्कस ड्रैग में क्या होता है बेसिकली, एक लिक्विड या फिर गैस हो गया, वो रिटार्डेशन कॉज करती है. रिटार्डेशन का मतलब स्टॉपिंग फोर्स. यहाँ इसका मतलब क्या है? स्टॉपिंग फोर्स. ये फ्रिक्शन की तरह ही एक फोर्स होती है. बेसिकली फ्रिक्शन क्या होती है, आप जब फ्लोर पे मूव करते हो, अगर तो आपका मार्बल वाला फ्लोर होगा तो आप स्लिप भी हो सकते हो उस पर. क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन कम है. फ्रिक्शन कम क्यों है? क्योंकि वो जो सरफेस है वो स्मूथ है. पर एज़ कम्पेयर टू मार्बल फ्लोर, अगर आप जाते हैं किसी पथरीले फ्लोर पर तो उस पर क्या होगी, आपकी जो फ्रिक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, आपको चलने में काफ़ी दिक्कत होगी. तो दिस इज़ मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन. अब जो विस्कस ड्रैग है वो क्या होती है? एक रिटार्डेशन फोर्स होती है जो एक लिक्विड कॉज करता है. होता क्या है बेसिकली कि अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप. एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एक व्हीकल है, वो एक रोड पे मूव कर रहा है तो वो आराम से मूव करेगा. उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी जो रोड प्रोवाइड करेगी वो बहुत कम होगी. पर एज़ कम्पेयर टू इट अगर वो टूटे फूटे सड़क पे जाएगा तो वहाँ पे उसकी फ्रिक्शन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको मूव करने में दिक्कत होगी. अब यहाँ पे विस्कस ड्रैग का क्या मतलब है कि अगर हम बात करें किसी थिक चीज़ में हमें कुछ मिलाना मुश्किल होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ हनी. हनी क्या है? हनी काफ़ी थिक है, इट इज़ अ विस्कस लिक्विड. अगर हम उसी लिक्विड में एक चम्मच पानी मिलाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, वो यूजली मिक्स होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा? बिकॉज दिस इज़ अ रिटार्डेशन फोर्स जो कोई भी विस्कस लिक्विड किसी भी चीज़ पे लगाता है. अब लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. दैट इज़ वाई अ बोट नीड्स एन इंजन. इसीलिए पानी में ट्रेवल करने के लिए बोट को एक इंजन चाहिए. पर जब हम स्विम करते हैं तो हमें इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. So this was the meaning of viscous drag. Then comes to magnetism. अब magnetism क्या है? magnetism एक प्रॉपर्टी है जो मैग्नेट रिलीज करता है. बेसिकली जो मैग्नेट है वो एक जो एक अट्रैक्शन कॉज करता है, दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिज्म. बेसिकली जो मैग्नेट की पावर होती है टू अट्रैक्ट समथिंग, स्पेशली मेटल हो गया कोई, तो उसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिज्म. Basically, it is a property by which a magnet attracts another magnet and a few other metals like iron. So this is known as magnetism. This is a kind of force also. Then comes normal force. Normal force क्या है? If contact forces between the bodies are perpendicular
टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट द फोर्सेज आर नोन एज नॉर्मल फोर्सेज। इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर दो फोर्सेज हैं, दो बॉडीज़ हैं, उनके बीच में एक फोर्स चल रही है, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, और दोनों का जो सरफेस है इन कॉन्टेक्ट दैट इज़ परपेंडिकुलर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स। देन कम्स कंसिडर, एक बुक कंसिडर करते हैं एक टेबल के ऊपर। अब जो टेबल है पुशेज द बुक अपवर्ड एंड द बुक पुशेज द टेबल डाउनवर्ड। अब अगर बात की जाए, जो टेबल है वो बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है ताकि वो ऊपर है, जबकि जो बुक है वो टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है ताकि वो नीचे रहे। ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल फोर्स। अब जो फोर्सेज हैं वो परपेंडिकुलर हैं। अब जो फोर्स जो टेबल लगा रहा है, जो बुक लगा रही है टेबल के ऊपर, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेबल। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज। देन कम्स फ्रिक्शन एट फोर्स। अब जो फ्रिक्शन है हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। फ्रिक्शन क्या है, बेसिकली जब आप मूव करते हैं तो जो दो सर्फेसेज होती हैं उनके बीच में कुछ इंटरलॉकिंग ऑप्शंस होते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन कॉज होती है। अगर स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन कम होगी, आप आराम से मूव कर पाएंगे, और अगर ज़्यादा ही कम फ्रिक्शन होगी तो उस केस में आप स्लिप भी कर सकते हैं, जैसे मार्बल के फ्लोर्स हो गए। बट अगर जो आपकी सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, इफ़ इट इज़ रफ, फॉर एग्जांपल आप किसी पथरीली जगह पे मूव कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी फ्रिक्शन होगी ज़्यादा और आपको डिफ़िकल्टी होगी मूव करने में। ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली ऐसी फोर्स होती है दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो दूसरी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बॉल थ्रो करते हैं स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो जो फ्रिक्शन होगी कम होने की वजह से बॉल दूर तक मूव करेगी, पर अगर आपकी सरफेस रफ है तो उस केस में आपकी बॉल जो होगी वो जल्दी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होगी, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो जो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर मूव कर रही है उसकी मूवमेंट को रोकेगी। ओके, देन कम्स फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। आपकी सरफेस कैसी है, पॉलिश्ड है, पॉलिश का मतलब स्मूथ है, और द प्लेन द फ्रिक्शन वुड बी लेस। अगर तो पॉलिश सरफेस है और प्लेन है तो उस केस में जो आपकी फ्रिक्शन होगी वो बहुत कम होगी, बट साथ ही साथ अगर वो स्मूथ नहीं होगी, रफ होगी, तो उस केस में जो आपकी फ्रिक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। देन कम्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। ओके, तो नाउ वील टॉक अबाउट कोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब कोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज। बेसिकली जो सरफेस होती है, जो स्मूथ सरफेस भी होती है, उसमें भी इफ़ यू ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप तो आपको छोटी छोटी काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ मिलेंगी। और जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो बेसिकली क्या होता है, जो दोनों सर्फेसेज हैं जो कांटेक्ट में आ रही हैं, दोनों की दोनों सर्फेसेज में इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जब दोनों इरेगुलरिटीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी किसी भी ऑब्जेक्ट पर। ओके, तो इसमें क्या होता है? इंटरलॉकिंग। बेसिकली दो सरफेसेस के बीच में होती है इंटरलॉकिंग। अगर तो वो जगह स्मूथ होगी, बेसिकली जो किसी भी जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रही है फ्रिक्शन वाली सरफेस के ऊपर, वो इस इंटरलॉकिंग को तोड़कर आगे चलती है और वो आगे मूव करती है। ओके, पर अगर ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो जल्दी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो फोर्स है इंटरलॉक को तोड़ने में वो लगती जा रही है, और जितनी हमने उस पर फोर्स लगाई थी वो कभी ना कभी ख़त्म होगी, और जब वो ख़त्म होगी तो ऑब्जेक्ट वहीं पे रुक जाएगा। देन कम्स स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? बेसिकली जो फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंस एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज़ अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब बेसिकली ये वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगती है ताकि it overcomes friction. So this is your static friction. Then comes sliding friction. अब जो force है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहिए मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. मतलब इसमें क्या होता है? दिस हैपन्स बिकॉज एज अ ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सर्फेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इन द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर. ड्यू टू द अबव रीजन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. अब इसमें होता क्या है? बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे स्पीड से स्लाइड करवाएं उस केस में क्या होगा कि उसके पास जो टाइम पीरियड उसको लगता है
इन इंटरलॉकिंग, जो दोनों फोर्सेस, दोनों सर्फेसेज एक इंटरलॉक होती हैं, उसको उसका टाइम कम मिलेगा, जिसकी वजह से जो मूवमेंट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्लोर के ऊपर वो फास्ट होगी। ओके, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। देन कम्स रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स का मतलब होता है ऑयल और ग्रीस। किसी भी सरफेस पे अगर हम ऑयल लगा दें तो वो स्लिपरी हो जाएगी, उस पर पकड़ बन नहीं पाएगी, जिसकी वजह से कोई भी उसके ऊपर चीज़ जो होगी वो जल्दी ट्रेवल करेगी। ओके, और क्या एग्जांपल्स हैं? फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स एंड मशीन्स। अब जो मशीन्स हैं उस पर बेयरिंग्स डाल दिए जाते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए, और जो मशीन है उसका वेयर एंड टियर कम हो, मतलब जो मशीन में आपस में फ्रिक्शन की वजह से जो गड़बड़ आने वाली थी वो कम हो। देन कम्स फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स टू मूव द ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे फ्रिजेस होते हैं और जो हमारी वॉशिंग मशीन्स होती हैं वो दे आर क्वाइट हैवी ऑब्जेक्ट्स, और फ्रिक्शन की वजह से इनके नीचे व्हील्स फिक्स किए जाते हैं छोटे छोटे बाय द कंपनी, ताकि इसकी मूवमेंट में आसानी हो। तो मतलब किसी भी चीज़ के नीचे अगर आप व्हील्स लगा देंगे तो उस पर फ्रिक्शन का असर कम हो जाएगा। देन फ्रिक्शन can be reduced by streamlining the body of the object. This is another way of reducing friction. Then comes friction increase कैसे की जाए? अब friction can be both advantages and disadvantages. इसके advantages भी हो सकते हैं और disadvantages भी हो सकते हैं। बेसिकली एक फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी ईवल, मतलब एक ज़रूरी चीज़ है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप चल नहीं पाएंगे फ्लोर के ऊपर। ओके, सो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शन वेयर्स आउट द रबिंग मशीन पार्ट। बेसिकली जब मशीन पार्ट्स आपस में रब होने स्टार्ट हो जाते हैं उसके फ्रिक्शन की वजह से, तो वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। दैट कॉस्ट मोर फॉर एनी कंपनी। तो इसलिए ये कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी, इसलिए हम इस केस में क्या करेंगे? फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करेंगे, और ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है, जो वेयर एंड टियर ऑफ मशीनरी पार्ट्स। देन कम्स फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। जब दो चीज़ें आपस में रगड़ती हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन में भी सेम चीज़ है, दो बॉडीज आपस में रगड़ती हैं, दो सर्फेसेज आपस में क्या करती हैं? रगड़ती हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इज अगेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। देन अब फ्रिक्शन अगर किसी मशीन में हो रही है तो उस केस में जो मशीन होगी उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। एफिशिएंसी मींस जो उसका कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की एबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, वो अच्छे से कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगी। देन जो फ्रिक्शन है इट अनेबल्स अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। अब जो मार्बल वाले फ्लोर्स होते हैं उस पर हम आराम से स्लिप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम है। तो फ्रिक्शन जहाँ पे कम होगी उस केस में हम चल नहीं सकते हैं, इसलिए हमें फ्रिक्शन थोड़ी सी चाहिए ताकि हम प्रॉपरली चल सकें विदाउट स्लिपिंग। देन फ्रिक्शन की वजह से ही हम लिख पाते हैं कॉपीज़ पे, तो ये इसकी क्या है? एडवांटेज, मेजर एडवांटेज। हम ड्राइंग कर पाते हैं पेपर पे। देन ऑल्सो फ्रिक्शन अनेबल्स अस टू बर्न अ मैच स्टिक। अब जो मैच स्टिक की एग्जाम्पल ली जाए तो उस केस में भी फ्रिक्शन का यूज़ होता है, तो ये क्या होगी? इसकी ये होगी इसकी एडवांटेज। देन साथ ही साथ इट हेल्प अस टू कट वुड विद सॉ, तो ये भी इसकी क्या होगी? एडवांटेज। देन कम्स जो ब्रेक अप्लाई करते हैं हम अपने व्हीकल्स में टू स्टॉप देम, तो वो भी क्या एग्जांपल है एक फ्रिक्शन की। देन ग्रूव्स आर मेड इन द टायर ऑफ व्हीकल्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्काइडिंग। बेसिकली जो ग्रूव्स है वो छोटे छोटे मतलब स्पाइक्स की तरह, रबर के स्पाइक्स ही होते हैं जो आपके टायर्स पे बने होते हैं। दे आर मेड विद द इंटेंशन टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ताकि ब्रेक जल्दी लग सके। ओके, और स्किड ना हो सके, मतलब जो आपकी बाइक है, जो कोई भी आपका व्हीकल है वो स्लिप ना हो जाए। देन जो स्पाइक्स हैं आर प्रोवाइडेड इन द शूज़। अब जो फुटबॉलर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, उनके शूज़ में स्पाइक्स लगे होते हैं। स्पाइक्स इसलिए होते हैं ताकि अगर वो भाग रहे हैं तो उस केस में वो स्लिप ना हो सके और इनकी फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रहे। सो दिस इज़ द केस। देन मशीन बेल्ट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटीरियल टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड ड्राइव मशीन व्हील्स प्रॉपरली। अब काफ़ी सारी मशीन्स हैं उनमें बेल्ट्स लगी होती हैं, तो उस केस में जो आपकी मशीन के बेल्ट्स हैं उनका क्या काम है? वैसे मटेरियल से बनी होती हैं जो किसी भी चीज़ की फ्रिक्शन इंक्रीज़ करे। देन हमारा टॉपिक आता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करे, ओके, और एक बॉडी दूसरी बॉडी के मोशन रोके रोलिंग के टाइम पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये क्या है? ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटी होती है। देन फ्लूइड फ्रिक्शन। अब जो फ्लूइड्स हैं उनमें भी फ्रिक्शन होती है। उनमें फ्रिक्शन कैसी होती है? लिक्विड और गैसेस के केस में फ्लूइड में क्या आ जाता है आपका? लिक्विड और गैसेस। ओके, देन
जो वाटर और बाकी लिक्विड्स हो गए एंड एयर जो होगी वो सारी की सारी क्या करती हैं, एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब कोई भी ऑब्जेक्ट उनके थ्रू मूव करता है. फॉर एग्जांपल अगर पानी के थ्रू बोट मूव करती है तो वो क्या चल रही है, फ्रिक्शन हो रही है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप मूव नहीं कर पाओगे. ओके, देन कम्स ड्रैग. ड्रैग डिपेंड्स अपॉन द स्पीड विद विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द लिक्विड. अब ड्रैग बेसिकली कितनी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उतनी ज़्यादा ड्रैग होगा. ओके, देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट का क्या शेप है. फॉर एग्जाम्पल जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगी उनको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, जो आखिर से जो बेसिकली अगर आप एयर में अगर आप अपने एयरप्लेन्स देखें तो बेसिकली उनका एक स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन होता है. इट इज़ सिमिलर टू बर्ड. तो उनका एक स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन होने की वजह से उनको मूवमेंट में आसानी होती है. उस केस में फ्रिक्शन कम हो जाती है. सिमिलर इज़ अ केस विद फ्लूइड. जो भी फ्लूइड होते हैं जब पानी में हमने मूव करना होता है, जो शिप्स होगी बोट्स होगी उनकी भी एक स्ट्रीमलाइन शेप होती है जिसकी वजह से वो आसानी से किस में मूव कर पाती हैं, पानी में. सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग. अब जो स्प्रिंग है वो भी एक फोर्स एक्सर्ट करता है. फॉर एग्जांपल स्प्रिंग हमने यूजुअली देखा होगा जो हमारे क्लिक पेन्स आते हैं उसमें भी स्प्रिंग होता है. अब जो स्प्रिंग है वो क्या है, उसे आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं. कंप्रेस मीन्स दबा सकते हैं. अब जो स्प्रिंग है बेसिकली एक मेटालिक वायर का बना होता है, कॉइल्ड मेटालिक वायर. और जो स्प्रिंग है उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है. डेफिनेट लेंथ मीन्स उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है जो कभी चेंज नहीं होती है. बट हम उसको पुश और पुल करके जो उसकी लेंथ है उसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत. और इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लेंथ. कहते हैं जो नेचुरल लेंथ पे जो स्प्रिंग होता है वो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है. पर अगर हम उसे कंप्रेस करेंगे तो उस केस में भी वो फोर्स एक्सर्ट करेगा. अगर हम उसे स्ट्रेच करेंगे तो उस केस में भी वो फोर्स एक्सर्ट करेगा. अब यहाँ पे देखिए ये आपका नॉर्मल स्प्रिंग है, ये कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा. पर यहाँ पे जब आप इसे स्ट्रेच करेंगे इस फिगर में तो यू कैन सी इट इज़ एक्सर्टिंग फोर्स. जो ए पॉइंट है वो अंदर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा और जो बी पॉइंट है वो भी अंदर की तरफ ही फोर्स एक्सर्ट करेगा. तो ये क्या होगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग्स. ओके, देन हमारा नेक्स्ट आता है वेट. अब वेट जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें क्या है, आपका जो अर्थ है वो सारी की सारी बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ है इट फॉल्स ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, और साथ ही साथ ग्रेविटी की वजह से जो अर्थ है वेट्स को अट्रैक्ट कर लेती हैं अपने सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें अर्थ के ऊपर ही रहती हैं. अब जो फोर्स है जो अर्थ एक्सर्ट करती है इट इज़ नोन एज वेट ऑफ द बॉडी. उसे हम वेट ऑफ बॉडी मान के चलते हैं, उसको वेट ऑफ बॉडी कहा जाता है. इट एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करती हैं. एंड दीज फोर्सेज आर नॉट कॉन्टैक्ट फोर्सेज. ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज नहीं होती हैं. ओके, its mass if mass of the body is m and gravitational acceleration is g then the weight of the body is mg. मतलब अगर एक बॉडी है, अगर उसका मास आपके पास है m और जो आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इट कम्स आउट टू बी g, तो जो वेट होगा किसी भी बॉडी का उसका फॉर्मूला क्या होगा, mg. मतलब कि वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू mg. सो दिस इज योर फॉर्मूला. ओके, तो यहाँ पे जो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है और आप इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ 9.8. आगे जो SI यूनिट होता है वेट का दैट इज न्यूटन. देन जो अर्थ है इट अट्रैक्ट्स अ मास ऑफ 1 kg विद अ फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन. बेसिकली इन्होंने एक 1 न्यूटन की यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है जिसमें 1 kg मास अर्थ अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन्स. ओके, सो आगे चलते हैं. फंडामेंटली फोर्स उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, देन कम्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन कम्स न्यूक्लियर फोर्स एंड देन कम्स वीक फोर्स. सबसे पहले व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली देयर इफेक्ट कैन बी कंपनसेटेड वन अनदर विद द रिजल्ट देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर एक ही टाइम पर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उस केस में देयर आर चांसेस कि एक फोर्स दूसरी फोर्स को बैलेंस कर दे, जिस केस में देर इज़ नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब कि अगर सारी की सारी फोर्सेस काउंटर बैलेंस हो जाएंगी तो उस केस में जो आपके ऑब्जेक्ट है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी. इफ़ इट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी.
जब ये केस होता है तो उस केस में क्या होता है, जो बॉडी है उसको हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मीन्स जब वो अपनी पोजीशन ना चेंज करे, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहे, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. देन इक्विवेलेंटली one can say that the net force acting on the body is zero for the forces are unbalanced. हम इस पे क्या बोल सकते हैं, अगर हम दो बैलेंस फोर्सेस ले रहे हैं, बैलेंस फोर्सेस मीन्स दोनों की, अगर दो फोर्सेस हमने ली हैं और दोनों की दोनों फोर्सेस बैलेंस है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, बट दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उस केस में जो बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी. वो ज़ीरो कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल एक बुक है सेंटर में और उसके 2 पॉइंट्स हैं, एक स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ से दैट इज़ ए और एक स्टार्ट हो रहा है साउथ से दैट इज़ बी. अगर आप नॉर्थ से आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और सिमिलरली बी पॉइंट से भी आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो ये क्या होगी, आपके बैलेंस्ड फोर्सेस, दोनों सेम फोर्सेस हैं बट दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इससे हमें क्या पता चलेगा, जो फोर्स एक्ट हो रही है किसी भी बॉडी पे, दैट कम्स आउट टू बी ज़ीरो. अब जो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं दैट डू नॉट चेंज देयर स्पीड, वो स्पीड कभी भी नहीं चेंज करती हैं. क्यों, क्योंकि दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं. दिस मीन्स कि जो बॉडी होगी वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, या फिर अगर वो इट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो उसी में मूव करेगी, या फिर रेस्ट पे रहेगी. ओके, देन कम्स एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम मे और मे नॉट बी एट रेस्ट. हो सकता है जो ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में है वो शायद रेस्ट में हो और शायद ना रेस्ट पे हो. ओके, इसके एग्जाम्पल हम लेंगे, एक जो पैराशूट चलाने वाला इंसान होता है, डिसेंडिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब वो ज़मीन पर उतर रहा है कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, वो है एक इक्विलिब्रियम में. ओके, जो उसका वेट है वो बैलेंस्ड है बाय द विस्कस ड्रैग. विस्कस ड्रैग कौन लगा रहा है, एयर ऑन द पैराशूट. कहते हैं जो उसका वेट है दैट इज़ बैलेंस्ड बाय द विस्कस ड्रैग. मतलब विस्कस ड्रैग क्या है, आपका जो एयर जो फोर्स लगा रही है आपके पैराशूट के ऊपर और जो वेट है पर्सन का, वो दोनों बैलेंस्ड हैं. ओके, विच इज़ वाई ही पुट इट ऑन इन द फर्स्ट place. A heavier parachute falls a little faster, his speed increases until the viscous drag just balances his weight. ओके, अब उसने क्या बोला है, अगर कोई हैवियर पैराशूट वाला इंसान होगा तो उस केस में वो उसकी लैंडिंग जो होगी वो फास्ट होगी. फास्ट क्यों होगी, बेसिकली जो उसका वेट है वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू विस्कस ड्रैग. उस केस में उसकी लैंडिंग जो होगी ज़्यादा फास्ट होगी. पर इन केस अगर जो पैराशूट वाला पर्सन है अगर वो हैवियर नहीं होगा तो उस केस में जो उसकी लैंडिंग है वो थोड़ी सी लेट होगी. क्यों, क्योंकि जो विस्कस ड्रैग है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हिज और हर वेट. ओके, देन कम्स यूनिट ऑफ फोर्सेस. हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्सेस क्या आते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेस न्यूटन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन जो CGS यूनिट्स हैं, CGS यूनिट्स कम आउट टू बी 1 डाइन. 1 डाइन क्या है, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, देन कम्स यूनिट्स ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. अब हम यूनिट्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. इन MKS सिस्टम, ये भी बेसिकली एक यूनिट्स का सिस्टम ही है. जिस तरीके से SI और CGS सिस्टम्स होते हैं यूनिट के, उसी तरीके से MKS यूनिट होते हैं सिस्टम के. M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड. अब जो आपका यूनिट ऑफ फोर्स है इज़ द किलोग्राम फोर्स. अब जो आपकी यूनिट जो आपका यूनिट होगा फोर्स का इस केस में वो होगा आपका किलोग्राम फोर्स, मतलब KGF. ओके, तो जो 1 किलोग्राम फोर्स होगी इज़ अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन 1 किलोग्राम मास. ये 1 kg फोर्स कब होगी, जब 1 kg का आपका मास वाला ऑब्जेक्ट है. ओके, और उस पर जो फोर्स लग रही है दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो हो जाएगी आपकी 1 kg फोर्स. 1 kg फोर्स किस तरीके से की जाती है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन 1 kg मास. 1 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्राम न्यूटन्स में आपका आंसर आ जाएगा. Then comes, since the average value is 9.8, 1 kgf is equal to 9.8 Newton, or it can be written as this. Then we'll take one example, a block जिसका weight है 5 Newton. 5 Newton here weight stands for mg. हमने पहले पढ़ा हुआ है वेट का फॉर्मूला. तो इसका जो वेट है वो कितना है, 5 न्यूटन. उसे हमने एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, हॉरिजॉन्टल टेबल. देन जो पर्सन है वो ब्लॉक को पुश करेगा फ्रॉम द टॉप बाय एक्सर्टिंग अ डाउनवर्ड फोर्स. अब जो एक बुक लाई कर रही है एक टेबल पे, इफ़ वी स्टार्ट प्रेसिंग इट फ्रॉम द टॉप, अगर हम उसे टॉप से प्रेस करना स्टार्ट कर दें और उस पर जो फोर्स लग रही है दैट इज़ 3 न्यूटन, तो हमने जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल, जो टेबल ने हम पर फोर्स, जो ब्लॉक पे फोर्स एक्सर्ट करी, बुक पे फोर्स एक्सर्ट करी, हमने उसको निकालना है. तो हम वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस तरीके से आप ये फिगर देखें, ये हो गया आपका टेबल और ये जो है आपका है ब्लॉक. ओके, दिस इज़ अ फोर्स जो
आप एक्ट करवा रहे हो, ये डाउनवर्ड फोर्स जो आप लगा रहे हो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल, ओके, और ये जो फोर्स है जो exerted by the table, this is the force that a table is exerting and we have to calculate this. So this is a question mark. Then comes 5 Newton is a downward by the earth whereas 3 Newton downward by the person. 5 न्यूटन फोर्स अर्थ की तरफ लग रही है और अर्थ के द्वारा लग रही है, एंड 3 न्यूटन फोर्स जो है वो पर्सन लगा रहा है, एंड एफ जो है वो टेबल लगा रहा है. हमने ये टेबल वाली जो फोर्स है उसे कैलकुलेट करना है. हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब एज अ ब्लॉक इज एट रेस्ट, अब जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे वो मूव कर ही नहीं रहा है, तो उस पर जितनी भी रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो क्या हो जाएगी? 0. उस केस में जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स होगी वो होगी 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, वो आ जाएगा आपका 8 न्यूटन. हेंस जो आपकी अपवर्ड फोर्स जो टेबल आप exert कर रहा है ब्लॉक के ऊपर, that comes out to be 8 Newton. Okay, so the force exerted by the table on the block in the upward direction is 8 Newton. So with this our topic is over.